प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज से पहले आइए मैं एक बार आपको इलेक्ट्रॉन की खोज कैसी हुई उसको रिवाइज करवा देता हूँ जस्ट एक मिनट में, ताकि हमें प्रोटॉन की खोज को समझना थोड़ा सा आसान हो। अब इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है, जब हम कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय हमने देखा कि कैथोड किरणें जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। तो कैथोड किरणें जैसे हमने इस तरह से एक विसर्जन नलिका के अंदर पैदा की थी, उस विसर्जन नलिका में जो है हमने कोई भी एक गैस जो है वो बहुत ही लो प्रेशर यानी कम दाब पर एक गैस ले ली और यहाँ पर एक उच्च वोल्ट था। अगर हमने अप्लाई कर देने काफी हाई वोल्टेज यहाँ पर हमने इसको दे दी, तो उसमें हमने देखा कि जो बैटरी का नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड। कैथोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें जो है वो शुरू हो जाती है। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें शुरू हो जाती हैं और इन अदृश्य किरणों को हम क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक। अब ये कैथोड किरणें जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है और उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश होता है और 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इनका वजन होता है। तो इन आवेशित कणों को हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। ठीक। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के अध्ययन से हुई, उसी तरह से प्रोटॉन की खोज जो है, प्रोटॉन की खोज एनोड किरणों के अध्ययन से हुई। किसके अध्ययन से हुई? एनोड किरणों के अध्ययन से। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एनोड किरणें जो है वो क्या होती है और ये कैसे पैदा हुई। कि इस बार जो है हमने विसर्जन नलिका में क्या किया कि जो एक कैथोड है यानी नेगेटिव प्लेट है ना, ये इस तरह से सुराखदार ले ली। ठीक। और बैटरी का नेगेटिव इसके साथ जोड़ दिया, यानी ये कैथोड हो गई और बैटरी का पॉजिटिव इसके साथ है, ये एनोड है। ठीक। और इसके अंदर कोई भी हमने गैस भर दी। गैस भरने के बाद इसका प्रेशर हमने लो कर दिया, कम दाब कर दिया। इसका दाब कम करके वही काम कर दिया क्या? इसमें उच्च वोल्टता अप्लाई कर दी। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जिस समय कैथोड से कैथोड किरणें पैदा होती है ना, उसी दौरान जो है एनोड की तरफ से, एनोड से नहीं, एनोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें पैदा होती हैं और वो इन सुराख में से निकल करके आगे जब इस दीवार से टकराती, इस दीवार पे हमने पहले ही जिंक सल्फाइड का लेप कर रखा है, तो यहाँ चमक पैदा करती है। और ये इस तरह से जो एनोड की तरफ से जो किरणें पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं एनोड किरणें। कौन सी किरणें? एनोड किरणें। ठीक। अब इन एनोड किरणों का अध्ययन किया तो हमने इसके ये जो गुण देखे वो ये हैं कि एक तो सीधी रेखा में चलती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, ये द्रव्य कणों से मिलकर के बनी होती है। द्रव्य कणों से बनी होती है।
इन दो गुणों के अलावा एक देखिए कि यदि अगर हम इन कैथोड किरणों पर विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती है। नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाती है, इसका मतलब ये धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। तीसरा गुण जो है, इन पर धन आवेश होता है। तो हमने दूसरा गुण तो ये पढ़ा कि ये कणों से मिलकर बनी होती है, और तीसरा गुण हमने पढ़ा कि ये इन पर धन आवेश होता है। तो आप दोनों इनको मिलाकर के कह सकते हैं कि जो एनोड किरणें हैं, एनोड किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। ठीक। अब देखिए कि इन कणों का जो E/m रेशियो है, इनके आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो इस नलिका में जो हम गैस लेते हैं उसके नेचर पर डिपेंड करता है। जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं होता। कैथोड रेज में जो इलेक्ट्रॉनों पर E/m है, वो बेशक आप कोई भी गैस ले लें, वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इन धन आवेशित कणों का जो E/m रेशियो है, आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो जो आप यहाँ पर गैस लेते हो उस गैस की नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यदि आप यहाँ पर इस नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये जो E/m रेशियो है ये सबसे अधिक आता है। अर्थात कि हाइड्रोजन के लिए जो द्रव्यमान है कणों का वो सबसे कम होता है। तो जब आप यहाँ पर इस नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, तब कैथोड किरणों का जो कण होता है उस कण को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ठीक। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, और इसका जो द्रव्यमान है वो लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1.672 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रोटॉन को भी परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु का वह मूल कण जिस पर इतना आवेश हो, इतना धन आवेश हो, और जिसका द्रव्यमान जो है वो हाइड्रोजन के परमाणु के लगभग बराबर हो, यानी 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता हो, वह परमाणु का मूल कण जो है क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। तो यहाँ से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये जो कैथोड किरणें थी ना, ये तो शुरू होती है कैथोड प्लेट से। ठीक। और क्योंकि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आता है, और यहाँ पर जो गैस होती है उसके परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की टक्कर से निकलता है। इस तरह से आगे इलेक्ट्रॉनों की आगे से आगे एक बीम शुरू हो जाती है, और वो कैथोड किरण का रूप ले लेती है। लेकिन एनोड किरण जो एनोड से शुरू नहीं होती, बल्कि एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस होता है ना, वहां से शुरू होती है। तो वास्तव में क्या होता है, कैथोड किरण जब पैदा होती है ना, तो जो बीच में गैस है उसके परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर धन आवेशित कण बचता है। ठीक। तो वो धन आवेशित कण जो मिलकर के एनोड किरण बनाते हैं। ठीक। तो एनोड किरणें जो है वो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस होता है वहां से पैदा होती है, जबकि कैथोड किरण जो है कैथोड प्लेट से शुरू होती है। और क्योंकि हर एक गैस के परमाणु अलग अलग होते हैं, उनका द्रव्यमान वगैरह अलग अलग होता है, इसलिए इन कणों का E/m रेशियो भी जो है, जो आपने यहाँ पर अंदर गैस ली है उस पर डिपेंड करता है। ठीक। जबकि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स के लिए, सभी एलिमेंट के एटम्स के लिए, सभी तत्वों के परमाणुओं के लिए सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है वो हमेशा सेम रहता है। तो
मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर पहले हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरह से हुई। आज हमने देखा कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के बाद वैज्ञानिकों को ये महसूस हुआ कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई न कोई जरूर अन्य कोई कण है, जिसकी खोज जो है सन 1932 में चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की। उन्होंने क्या किया कि बेरिलियम के एटम पर अल्फा कणों की बौछार शुरू कर दी। जब इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो यहाँ पर कुछ उदासीन कण पैदा हुआ। ठीक, उदासीन का मतलब है कि जिस पर कोई आवेश ना हो, और उसका जो द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही था, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा सा फालतू था, जैसे 1.67 4 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम, जबकि हम प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते हैं 1.67 2 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि परमाणु का एक मूल कण, परमाणु का वह मूल कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता तथा जिसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं 1.674 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो ऐसा मूल कण जो है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन कहलाता है। अब देखिए कि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज कैसे हुई उसके बारे में पढ़ लिया है, और लगभग इसके गुणों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। फिर भी मैंने यहाँ पर एक आपको समरी बना करके दे दी है। आप उस समरी से इनकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि प्रत्येक कण के खोजकर्ता कौन कौन थे, किस पर कैसा आवेश होता है, किसका कितना द्रव्यमान होता है, कितना आवेश होता है, और हर एक का प्रतीक क्या होता है, आप यहाँ पर इस टेबल में से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको ये बातें बताई है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और आपकी सुविधा के लिए मैंने नोट्स भी बना दिए हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से डाउनलोड इनको कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।